एम के कैंपस यूट्यूब चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। तो भाई सबको राम राम। एक बारी कमेंट्स में राम राम जरूर कर देना, थोड़ा सा इससे कनेक्टेड फील होता है कि हाँ मेरे भाई राम राम कर रहे हैं। तो ग्रुप नंबर 56 का पेपर हुआ था 7 अगस्त को, 7 अगस्त 2023 को। और उसके अंदर जो कि एक दिन पहले पेपर हुआ था, वहाँ से 41 क्वेश्चन यूं के यूं रिपीट आ गए। एक क्वेश्चन में थोड़ा अप एंड डाउन था, बाकी यूं के यूं रिपीट थे। तो जी ये मामला पहुंचा कोर्ट में, और कोर्ट ने एचएसएससी के ऊपर बहुत सारी गलतियां बताई हैं एचएसएससी को, और उसके ऊपर डांट भी लगाई है। अब अगली सुनवाई है 20 सितंबर को। अब इस बीच में बहुत सारे खेल चल रहे हैं। वो खेल क्या हैं हम देख लेते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले आज के न्यूज़पेपर में, दैनिक सवेरा के में ये न्यूज़ आई है कि जी हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ग्रुप 56-57 में 41 सवाल रिपीट होने के मामले में अदालत के फैसले का इंतजार करेगा। तो जी ठीक है, कर लेगा। लेकिन इसमें एचएसएससी कुछ एक अपनी तरफ से, मेरे हिसाब से मेरी वीडियोस देख के उन लोगों का आइडिया आया होगा कि भी हम लोग ये सब भी कर सकते हैं। तो एचएसएससी ये सारी चीज़ें करने की ट्राई कर रहा है। नंबर 1 ये कह रहे हैं कि जी 41 सवालों समेत रिजल्ट घोषित करें। 41 के 41 सवाल ले लिए, जिसके गलत हैं गलत, जिसके सही हैं सही, और फिर उसके बाद रिजल्ट घोषित कर दे। मैंने भी ऐसा ही कहा था। दूसरा इन लोगों ने कहा 41 सवाल हटाकर, यानी कि जो 41 सवाल हटा दिए और 6 सवाल बच गए 59, उसके आधार पर रिजल्ट घोषित कर दें। ये मैंने कहा था पहले, सेम एज इट इज़। फिर उन्होंने कहा कि 41 अंकों को के सभी प्रश्नों को देने पे, यानी कि 41 के 41 प्रश्न जो रिपीट हुए सबको इक्वल नंबर दे दो, सबको इक्वल 41 के 41 नंबर दे दो, और उसके बाद वही बात हो जाएगी 59 में से रिजल्ट निकालना। ये भी इनडायरेक्टली यही कह रहे हैं, लेकिन इन दोनों में बहुत मेजर मिस्टेक है। इससे पहली वीडियो आई थी अपनी, वो वीडियोस देख लेना, उस पर लगभग 3500 बच्चों ने देखी हैं। वो वीडियो आप देखोगे तो समझ जाओगे ये दोनों के दोनों फॉर्मूले में क्या दिक्कत है। मैंने एग्जाम्पल दे के समझा रखा है। तीसरा, ये लोग कह रहे हैं कि ग्रुप नंबर 56 का पेपर रद्द करने का विकल्प है। तो फिलहाल तो यही विकल्प बचा इन लोगों के पास, ग्रुप नंबर 56 का पेपर रद्द करने का। ये क्यों है और क्यों नहीं है, पिछले वीडियो में सब कुछ मैंने उदाहरण दे के, केस नंबर दे के, जो भी केस हुए उन सब के आधार पर बता दिया आप लोगों को। अब ये लोग कह रहे हैं कि ये हम 4 तरीके पहले भी अपना सकते थे, लेकिन बच्चों ने कोर्ट केस कर दिया। तो जी मैं एचएसएससी को बताना चाहूँगा कि पेपर हुआ था 7 अगस्त को, यानी कि सोमवार को, और उसके बाद केस लगा था 11 अगस्त को, यानी कि फ्राइडे को। हो सकता है दिन आगे पीछे हो, बाकी मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है। उस बीच में एचएसएससी के पास 3 से और 3.5 दिन थे। तो अगर एचएसएससी रातों रात कोर्ट में जाके ये फैसला ले सकता है पेपर दोबारा करवाने का, तो 3.5 दिन में क्या एचएसएससी पेपर को कैंसिल करने का नोटिस नहीं निकाल सकता था? या जो भी वो लोग फर्दर स्टेप लेना चाहते हों उस हिसाब से, क्या वो उस आधार पे, क्या उन लोगों को कोई नोटिस नहीं निकालना चाहिए था मानवता के आधार पे? या एक कमीशन है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, 1970 में बनी थी, क्या एक स्टैट्यूटरी बॉडी को इतना हक नहीं मिलता कि वो बच्चों के बारे में सोच सके? मेरे हिसाब से हमारे हरियाणा की को नहीं मिलता। केस की हियरिंग हुई 16 अगस्त को। इसके बीच में भी उन लोगों के पास बहुत समय था। 11 तारीख, 12, 13, 14, 15, लगभग 5 दिन। 3 दिन पहले, 5 और 3 8, लगभग 8.5 दिन। तो 16 अगस्त को जब कोर्ट में एचएसएससी पेश हुई, तो रिस्पेक्टेड हाई कोर्ट ने ये पूछा एचएसएससी से कि भाई क्या मामला है, आप लोग इतने प्रश्न रिपीट कैसे कर दिए? उन लोगों के ने जो जवाब दिया वो थोड़ा सा हास्यास्पद है। उन लोगों ने कहा कि जी सवाल रिपीट हो जाती, कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी कैजुअल वे में। तो ये तो बड़ी हास्य वाली बात हो गई। एचएसएससी ने फिर कहा, उदाहरण दिया किसी केस का। उन्होंने कहा कि जो एचपीएससी का है, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का, जो 38 क्वेश्चन उसमें रिपीट हुए थे, उसमें भी रिपीट हुए थे सर, आपने उनको भी से ऐसे ही जाने दिया था, तो हमें भी ऐसे ही जाने दो। रिस्पेक्टेड कोर्ट ने कहा कि वो अलग मामला था, ये अलग है। उसमें क्वेश्चन रिपीट हुए थे पिछले साल वाले में से, तो पिछले साल वाले में से कुछ क्वेश्चन रिपीट हो सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं।
आप लोगों ने रिपीट कर दिए एक दिन पहले वाले में से। तो 1 साल और 1 दिन में बहुत अंतर होता है। उसमें 365 दिन थे और इसमें 24 घंटे भी नहीं है। तो वहाँ पर फिर कोर्ट ने कहा कि अब बताओ क्या करना है। उन्होंने कहा कि जब हमें सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। तो फिर इसके बाद हियरिंग है जी 20 सितंबर को। 20 सितंबर को हमारे केस की हियरिंग है, हमारे नहीं बच्चों के केस की। मेरा मोटिव है कि सभी बच्चों को इक्वल लेके चलना। अब इस अंतराल पे बच्चे 2 गुट में बंट चुके हैं, जो कि चेयरमैन साहब का जो भी निर्णय रहा और चेयरमैन साहब ने जो भी सोचा कि बच्चों को 2 गुट में बांट दिया जाए, कुछ बच्चे अपनी साइड कुछ उनकी साइड, कोई नहीं, तो वो प्लान सक्सेसफुल हो चुका है। तो इस बारे में मैं चेयरमैन साहब को दिल की गहराइयों से कॉन्ग्रेचुलेशंस करना चाहूँगा कि हाँ जी, आपने सही लड़वा दिया बच्चों को और आपस में 2 गुट बनवा दिए हैं। टीचर्स के भी 2 गुट बन गए, बच्चों के भी 2 गुट बन गए। एक गुट वो जो ये कह रहा है कोई नहीं, क्वेश्चन रिपीट हो गए, हमारी बस आप ज्वाइनिंग करवा दो, और वो रीज़न दे रहे हैं कि जी हम बहुत ज़्यादा गरीब हैं, हमारे साथ ये हो गया, आप हमारी ज्वाइनिंग नहीं होने दे रहे। बच्चे गालियाँ भी दे रहे हैं टीचर्स को, जैसे मेरे भी कमेंट्स में कई गालियाँ आई हैं कि मैं बहुत ज़्यादा गरीब हूँ, हमारे घर पे नो वो नहीं है। बात बच्चे गरीब और अमीर की नहीं है। सरकारी नौकरी का अधिकार, इक्वल अधिकार हर अमीर, गरीब व मध्य वर्ग के बच्चों को इक्वल है। अगर आपके इनकम आय 180 से कम है तो सरकार आपको एक्स्ट्रा 5 नंबर प्रोवाइड कर रही है, जो किसी भी अदर स्टेट में नहीं है, जो बहुत ही सराहनीय काम है सरकार का। तो आप इस बेस पे ये भर्ती को पूरे करवाने पे जोर नहीं दे सकते कि जी हम गरीब है, हमारे घर पे खाने के लिए अनाज नहीं, इसीलिए भर्ती को कैसे भी करके पूरा करवा दिया जाए। मुद्दा उठता है भर्ती को सही और फेयर ढंग से पूरा करवाया जाए, ताकि जो मेरिटोरियस स्टूडेंट है वही जॉब के लिए हासिल हों, चाहे वो गरीब का बच्चा हो, चाहे वो मिडिल तबके का हो, चाहे वो अमीर का बच्चा हो, सबको इक्वल हक मिले और वो सिर्फ और सिर्फ मेरिटोरियस स्टूडेंट ही आगे जाए। ये होता है सरकारी नौकरी में आने के लिए एक चीज़। अब दूसरे बच्चे हैं जो बहुत दिन पहले गए थे, ओएसडी और चेयरमैन साहब से मीटिंग थी, लगभग शायद हफ्ता हो गया होगा, हफ्ता भी नहीं, शायद 2 हफ्ते या 3 हफ्ते। उन्होंने कहा कि जी 4 टाइम्स जो आप लोगों ने बुलाए हैं वो आप लोगों ने ग्रुप के अकॉर्डिंग क्यों नहीं बुलाए। उन्होंने कहा जी कैसे। उन्होंने सारे सबूत दिए कि जी आपने जनरल और शायद एससी या पता नहीं कोई और कैटेगरी, उसके सिर्फ 4 गुना बुला लिए। आपने ओबीसी, आपने ईडब्ल्यूएसबी या पता नहीं कौन सी बीसीए बीसीए और बीसीबी, इनके आपने 10 गुना 11 गुना बच्चे बुलाए। तो क्यों जी। उनके द्वारा कहा गया कि जी देखो हमने मानवता के आधार पर बच्चे ज़्यादा बुलाए, क्योंकि कल ने जिन बच्चों का सोशो इकोनॉमिक में मार्क्स कटेंगे और वो बच्चे बाहर निकलेंगे, तो हम उसके बाद भी हमारे पास 4 टाइम्स बच्चे रह जाएं। तो अब इस पे एक क्वेश्चन उठता है कि जी जो जनरल के बच्चे हैं, क्या उन्होंने सभी ने सोशो इकोनॉमिक के मार्क्स सही तरीके से ले रखे हैं। अगर उसमें से 5 या 5 छोड़ो, एक बंदा भी बाहर निकल गया, तो जिस एक बच्चे को उसका हक मिलना चाहिए था पेपर में बैठने के लिए, वो तो उस हक से वंचित रह गया। तो उस एक हक के लिए हमारा संविधान बना है, हमारे कोर्ट बने हैं कि किसी एक का हक जो मिलना चाहिए वो नहीं मरना चाहिए, और इसी के आधार पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और हमारे कोर्ट काम करते हैं, इसी के आधार पर हमारी डेमोक्रेसी चलती है। तो ये एक उस बच्चे के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो जाएगा। फिर उन्होंने कहा कि जी एक्स सर्विसमैन के जो आप लोगों ने मार्क्स दिए हैं 5 नंबर, या डिपेंडेंट एक्स सर्विसमैन वालों को, तो आप लोग उनको 5 नंबर कैसे दे सकते हो। आप लोगों ने नोटिफिकेशन में बोला है कि आप लोग मार्क्स बाद में दोगे जब आप लोग फाइनल लिस्ट बना लोगे। तो उन्होंने कहा कि हाँ इस मुद्दे पे थोड़ी सी हमसे गलती हुई है, तो मतलब गलती हुई तो सुधारो। अब इसमें कोई भाईचारा तो है नहीं कि जी गलती होगी माफ़ कर दो, माफ़ी नहीं है इसमें। आप लोग पेपर कंडक्ट कर रहे हैं, आप लोग ऐसा कह ही नहीं सकते कि जी गलती होगी माफ़ कर दो। आप लोग कोई स्टूडेंट नहीं हो, आप लोग वहाँ पर आईएएस लेवल के अधिकारी बैठे हैं, आप लोग गलती करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। फिर ये हालांकि इस पेपर में भी 0.8 नंबर का अप एंड डाउन है, लेकिन चलो ठीक है उसको छोड़ देते हैं। फिर इन बच्चों ने तीसरा उदाहरण दिया, इन बच्चों ने
कि जी ग्रुप नंबर 56 में जो रिपीट हुए हैं प्रश्न 41 उसका क्या करें। तो उन्होंने कहा कि जी कोर्ट के अधीन है मामला, जो कोर्ट कहेगा हम कर देंगे। तो कोर्ट के मैटर का समझ लो बात आप लोग। कोर्ट में ये मैटर गया है और अब हमारी सुनवाई है 20 सितंबर को। बात समझ के चलना। 20 सितंबर को 20 सितंबर को भी कोर्ट में कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। फिर इसके बाद इसकी सुनवाई जाएगी या तो सितंबर लास्ट में या फिर अक्टूबर के लगभग मिड में 9 या 10 के आसपास इसकी सुनवाई जाएगी। उसके बाद इसका कोई निर्णय आएगा और उस बीच में अगर इन लोगों ने सारे पेपर ले लिए और फिर ये ग्रुप 56 का दोबारा से पेपर लेंगे, उसके लिए भी इन लोगों को 13 से 14 दिन चाहिए आराम से एक्सरसाइज करने के लिए, स्कूल्स को बुक करने के लिए, पेपर को सेट करने के लिए, अलग अलग तरीके से चाहिए। तो जी उसके बाद भी आप लोगों का पेपर जाके होगा अक्टूबर लास्ट में पेपर होगा। नवंबर तक ये लोगों की आंसर की होना, ऑब्जेक्शन होना 15 नवंबर तक होगा। फिर लोग लिस्ट देंगे जाके, ये दिसंबर में जाके आप लोगों की प्रेफरेंस लिस्ट भरवाएंगे किस बच्चे को कौन सी पोस्ट चाहिए। तो मैंने आप लोगों को टाइम पीरियड बता दिया है। अब इसमें एक मुद्दा छूट गया। HSSC वाले ये कह रहे हैं कि हमने जो है ना एजेंसी को कर दिया जी ब्लैक लिस्ट। देखो आयोग ने उस एजेंसी को ब्लैक लिस्ट करने का फैसला किया है, यानी कि अगर एजेंसी को ब्लैक लिस्ट किया इसका मतलब एजेंसी की गलतियां रही होंगी। अगर एजेंसी की गलतियां हैं तो उन गलतियों को बच्चे क्यों भुगतें? ये तो सीधा सा प्रश्न उठता है HSSC के ऊपर, और बच्चों को भी पूछना चाहिए और टीचर्स को भी पूछना चाहिए। लेकिन जब दैनिक सवेरा के पत्रकार ने पूछा कि जी एजेंसी का नाम क्या, तो उन्होंने कहा कि एजेंसी का नाम नहीं बता सकते। अब देखो इसमें दो मुद्दे आते हैं। एजेंसी का नाम नहीं बता सकते, इसका मतलब वो एजेंसी को फिर से विचार कर रहे हैं दोबारा से 325 या बैकडोर से एंट्री देने की, कि भी आप लोग इतने रुपए भर दो और आप लोग दोबारा से पेपर बनवा लेना, बट ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। नंबर एक, ब्लैक लिस्ट है, ये बात ध्यान में मत रखना कि कोई ब्लैक लिस्ट है तो उस कंपनी को ठेका ही नहीं मिल सकता। रोडों का बहुत ठेका मिलता है जो ब्लैक लिस्ट कंपनियां हैं। एक पक्ष ये हो गया। दूसरा पक्ष ये है कि जी बिल्कुल ही ब्लैक लिस्ट कर दी, तो इन दोनों के दोनों पक्ष में तो बच्चे मर रहे हैं। बच्चों के ऊपर तलवार लटकी हुई है कि जी वो क्या करें। अब इस जो भी ये मैटर चल रहा है HSSC का, इसके ऊपर बच्चों के दो गुट बन गए। अब मेरा एक स्टूडेंट है वो मेरे खिलाफ होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि सर आप दूसरी तरफ भाग रहे हो। मैं उसको समझा रहा हूँ बेटा अपनी पढ़ाई कर ले, कुछ नहीं रखा इन बातों में, ये बातें 10 दिन चलेंगी, 11वें दिन सोल्व होके चली जाएंगी। HSSC को जो करना करेगा, आप लोग आपस में लड़ाई मत करो, नहीं समझ रहे, भावनाओं में बहते जा रहे हैं। मेरे साथ उस बच्चे का थोड़ा सा लगाव है कि जी सर हैं, लेकिन दूसरी पक्ष के साथ उसकी अपनी लाइफ है कि जी मेरी लाइफ है, पेपर बढ़िया हो रहा है, हालांकि मेरे को कुछ आता नहीं आता, वो एक अलग मैटर है, मैंने तुक्के से कर दिया, लेकिन अब क्या करें क्या ना करें। अब इन दोनों की दोनों चीज में बच्चों के दो गुट बन गए। एक ये गुट जो HSSC के पास जाके बोल रहा है कि जी ज्वाइनिंग दे दो, कम ज्वाइनिंग दे दो जी, रफा दफा करो मैटर, आमनो और भड़क नहीं चाहिए। एक ये वाला और एक दूसरे बच्चों वाला जो स्टार्टिंग से मैंने बताया था। तो ये दो गुट बन चुके हैं। आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, कृपया करके गुटों में शामिल ना हो, सही तरीके से सोचो कि क्या अगर ये भर्ती पूरी हो जाती है, क्या फ्यूचर में इसके ऊपर केस हो सकता है या नहीं हो सकता है। मैं एक शिक्षक होने के नाते आप लोगों से ये रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि कृपया करके आपस में ना लड़ें और मैटर को जिस तरह से जो भी समझो, लेकिन उसके बाद आप लोग अगर जिसका किसी भी उसमें नाम नहीं है वो ग्रुप डी की तैयारी में लग जाओ, और अगर जिसका नाम है वो दोबारा से सी की तैयारी में लग जाओ। बात को समझना, सभी बच्चों को तो एक्साइज इंस्पेक्टर नहीं मिलेगी, समझे। यानी कि आप लोग अगर पीछे रहोगे, कोई पटवारी लगेगा या कोई ग्राम सचिव लगेगा, वो फिर से तैयारी करेगा। फिर से तैयारी करने के लिए भी आप लोगों को दोबारा से पढ़ना पड़ेगा ना, तो अभी से पढ़ने पे लग जाओ।
वेट क्यों करते हो किसी चीज़ का? अभी से पढ़ोगे तभी इलेक्शन से पहले तो पेपर जरूर लेंगे ये लोग, बाय हुक और बाय क्रुक किसी भी तरीके से। तो वो पेपर भी आप लोगों को देना होगा, तो उसके लिए तैयारी तो करनी पड़ेगी। तो भैया एक मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है, आपस में लड़ो मत, गुटबाजी मत करो, मिल के रहो, संगठित रहो, अच्छा रहेगा। HSSC तो बेसिकली जो आजकल चल रहा है, अब मैं ये भी नहीं कह सकता कि भी वोट सिर्फ उसी को दो जो पढ़ा लिखा है। क्या पता कल ना मेरा चैनल ही बंद हो जाए, या मेरे को घर से अरेस्ट कर ले या हाउस अरेस्ट कर दें। तो मैं तो ये कहूँगा वोट उसी को देना जो अनपढ़ हो, गवार हो। समझे मेरा मतलब? आप लोग समझ गए होंगे। तो जी मैं फिर से कह रहा हूँ, आप लोग अपनी गुटबाजी में ना रहो, ढंग से रहो, प्यार से रहो, प्रेम से रहो। और इसी के साथ आप लोगों को सोचना है कि क्या करना है क्या नहीं करना। अगर मेरे से कोई गलती हो तो क्षमा करना, कोई मैंने बात या अंक या कोई आंकड़ा गलत दे दिया हो तो उसके लिए भी क्षमा याचित हूँ। अगर कोई आप लोगों को सुझाव है तो कमेंट में दे सकते हैं। और आप लोग अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें और खुशहाल रहे और सुरक्षित रहे। एंड साइनिंग आउट।